की बड़ी खबर। टिहरी में सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। टिहरी में ये बड़ा हादसा हुआ है, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। कार खाई में गिरी जिसके बाद ये हादसा हुआ। हादसा कीर्तिनगर के बडियारगढ़ में हुआ है। चारों मृतक चंडीगढ़ से धार्मिक अनुष्ठान से लौट रहे थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ से धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए मालगड्डी गांव जा रहे थे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दुखद घटना, 4 लोगों की मौत हो गई है सड़क हादसे में। राजस्व विभाग में लंबे समय से खाली पदों को भरने की कवायद तेज हो गई है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, कनिष्ठ सहायकों के खाली पदों के लिए जल्द भर्ती की जाएगी। नायब तहसीलदार, लेखपाल और कनिष्ठ सहायकों के पदों के लिए भर्ती आयोगों का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें लेखपाल के 994 और कनिष्ठ सहायकों के 1756 पद शामिल हैं। तहसीलदारों के 300 पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाली पदों को भरने के लिए निर्देश दिए हैं। टेंडर घोटाले के आरोपी निकांत जैन, जिनके ऊपर एक और एफआईआर दर्ज कर दी गई है, रंगदारी मांगने और सांगठनिक अपराध की धाराओं में इनके खिलाफ वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वजीरगंज के हसन रजा अब्बासी ने यह मामला दर्ज कराया। इसमें निकांत और उसके साथी एएम खान और कुछ अज्ञात लोगों पर धमकाने का आरोप भी लगाया गया। निकांत पर फर्जी कागजातों से जमीन का मालिक बनने और जालसाजी से जमीन पर लोन लेने का आरोप है। इसके चलते निकांत जैन के जेल से रिहा होने में रुकावट आ गई। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको कानपुर से आती बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर राज्य कर विभाग की छापेमारी इस समय जारी है। इस्पात कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी इस समय चल रही है। 3 दिन तक इस्पात कंपनी में चली ये छापेमारी। 15 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। यहां पर बोगस कंपनियों से 10 करोड़ की आईटीसी ली गई। अमित गंजू हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे फोन लाइन पर। अमित गंजू, क्या इस समय भी छापेमारी चल रही है, ये भी बताएं और पूरी खबर विस्तार से बताएं। 3 दिन की जो छापेमारी चली है, क्या कुछ बरामद हुआ है यहाँ पर? देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला राज्य कर विभाग के उन अधिकारी का है जिनको एक ये इनपुट मिला था कि कानपुर में एक प्रतिष्ठित इस्पात कंपनी के यहाँ कर चोरी हो रही है, जिसके बाद 50 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी लगे। एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर की टीम कानपुर, उन्नाव, हमीरपुर, यानी 3 अलग अलग जनपदों में एक साथ छापेमारी की शुरुआत हुई। लगभग 75 घंटे की छापेमारी के समापन के साथ ही साथ तमाम बड़े खुलासे हुए, जहां एक और बोगस कंपनियों का जिक्र हुआ। 10 करोड़ रुपए की आईटीआर का मामले सामने आया। 15 करोड़ की टैक्स चोरी सामने आई। 300 कुंटल से ज्यादा का कच्चे और पक्के माल के पेपर्स में डिफरेंस मिले। दस्तावेज में हेराफेरी, यानी कुल मिला के कर चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। और ऐसे में अधिकारी अब एक इसकी असेसमेंट शीट बना रहे हैं। जो सूत्र बताते हैं, असेसमेंट शीट के आधार पर आगे पेनल्टी डिसाइड होगी। यानी कहीं ना कहीं इन कर चोरी करने वालों के खिलाफ जो इनको इनपुट मिला था, जो सूत्रों के हवाले से इनको इनपुट मिला था, उसके बिहाफ पर जब ये छापेमारी चली तो 75 घंटे लगातार सुमेरपुर की फैक्ट्री, कानपुर के आजाद नगर, फजलगंज, स्वरूप नगर, तमाम क्षेत्रों में अधिकारी कर्मचारी लगे रहे। और अब जब इसका समापन हुआ तो उसके साथ एक असेसमेंट शीट तैयार की गई है। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि लंबी पेनल्टी की तैयारी की जा रही है, क्योंकि राज्य कर विभाग का कहना है कि टैक्स चोरों से निपटने के लिए पूरी स्ट्रेटजी तैयार की गई है, जिसका अब धरातल पर असर भी देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जो फैक्ट्री के मालिक है, कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पेपर्स उनके पास लगे, जीएसटी की टीम के डीसी के पास हाथ लगे हैं, उन पेपर्स में तमाम चीजें ऐसी चौंकाने वाली 2020, 2021, 2022, 2022, 2023, 2023-24 के तहत जो पेपर्स के डिफरेंसेस थे, लंबे डिफरेंस मिले। और ऐसे में अब पेनल्टी भी लंबी बन सकती है। विस्तृत जानकारी के लिए अमित गंजू, बहुत शुक्रिया आपका। तो यूपी में विकास का काम और यहां एक्सप्रेस वे का बिछेगा जाल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी एक्सप्रेस वे का नया रिकॉर्ड बन रहा है। राज्य में 9 नए एक्सप्रेस वे का प्रस्ताव जो तैयार किया गया था, अब इस पर काम जल्द शुरू होगा।
आपको यहाँ जानकारी दे देते हैं कि प्रदेश में भी 6 एक्सप्रेसवे इस समय जहां पर आवाजाही चल रही है, 6 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है जिन पर काम चल रहा है। अब जो जानकारी मिल रही है उसमें नया एडिशन ये है कि नए एक्सप्रेसवे जो कि 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जाएंगे, बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों के लिए। एक और अच्छी खबर यहां पर जो आपको बताएं कि मथुरा से ये खबर और श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास का गठन हो गया है। इसको लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अधिसूचना जारी कर दी और अब ट्रस्ट के सदस्य मंदिर प्रबंधन से जुड़ी हुई सभी जानकारियां देखेंगे। श्री बांके बिहारी मंदिर न्याय ट्रस्ट ने 18 सदस्यों को शामिल करने का फैसला लिया है। इसमें 11 ट्रस्टी नामित किए जाएंगे और अधिकतम 7 सदस्य पदेन हो सकते हैं। सरकारी और गैर सरकारी सभी सदस्य सनातन धर्म को मानने वाले हैं। नियुक्ति में जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। न्यास के जरिए मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का फंड कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। अब इस फंड से कॉरिडोर के लिए मंदिर के आसपास 5 एकड़ भूमि खरीदी जा सकती है। मथुरा से हमारे सहयोगी नितिन गौतम इस खबर पर और जानकारी देंगे। सीधे रुक करेंगे। नितिन गौतम, ये तो श्री कृष्ण के भक्तों के लिए बड़ी सौगात हो गई। आप इस पर विस्तृत जानकारी दें कि मथुरा में श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास का जो गठन हुआ है, इसकी बड़ी बातें क्या हैं? जी देखिए, अगर हम बात करें तो काफी लंबे समय के इंतजार के बाद जो बांके बिहारी कॉरिडोर का मामला था वो साफ हो गया, रास्ता साफ हो गया है। 15 मई को जो है सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद जो है बांके बिहारी कॉरिडोर का रास्ता साफ हुआ है। हाई कोर्ट में इसकी लड़ाई चली और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक के मामला पहुंचा। मंदिर सेवायतों की तरफ से हमेशा ये दलील दी गई कि जो सरकार को कॉरिडोर बनाना है उसके लिए सरकार पैसा खर्च करे। मंदिर के जो दान पात्र में जो पैसा आया है, मंदिर का जो फंड है उससे जो है डेवलपमेंट ना हो, इसी को लेकर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि 500 करोड़ की लागत से जो है बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। 5 एकड़ भूमि में इसका निर्माण किया जाएगा। तो जिसके बाद से जो बांके बिहारी के भक्त थे, जो आने वाले श्रद्धालु थे, जिनको आमतौर पर हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ता था, उनको एक बड़ी निजात मिलेगी। इसी बीच जो मंदिर के गोस्वामी थे उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन याचिका डाली और आज उसमें सुनवाई है, जिसमें कि 2 जजेस उसमें सुनवाई करेंगे। जिसमें मंदिर सेवायतों की तरफ से ये कहा गया है कि जो मंदिर का पैसा है उसको, दान पात्र का जो पैसा है उसको मंदिर के विकास में न लगाया जाए, क्योंकि मंदिर की सेवाओं में पैसा खर्च होता है। लिहाजा अगर सरकार को विकास करना है तो जो है सरकारी फंड से कॉरिडोर का निर्माण हो। लिहाजा इन सब के बीच जो राज्यपाल आनंदीबेन थी उन्होंने जो है अधिसूचना जारी कर दी और अनुच्छेद 213 के खंड 1 के तहत उन्होंने जो है इस गजट को पास किया है, जिसमें कि उन्होंने बांके बिहारी न्यास को जो है नामित कर दिया है, जिसमें कि करीब 18 सदस्य होंगे। 7 जो सदस्य नामित होंगे, 11 पदेन सदस्य होंगे, जिसमें धर्म से जुड़े हुए लोग होंगे, शिक्षा से जुड़े हुए लोग होंगे और उससे कहते हैं चिकित्सा से जुड़े हुए लोग होंगे। तो कहा जा सकता है कि अब बांके बिहारी कॉरिडोर का जो रास्ता था वो पूरी तरीके से साफ हो गया है। सरकार की तरफ से अब इसमें जो है धर्मार्थ जो विभाग है वो इसकी देखरेख करेगा। तो कहा जा सकता है कि बांके बिहारी कॉरिडोर जो है वो लंबे समय के बाद हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। दिनेश जी, बांके बिहारी कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया है, क्या कुछ कहेंगे सरकार की काम? देखिए, बहुत अच्छा कार्य कर रही है सरकार। ये कॉरिडोर बनने से वहाँ छोटे-छोटे रास्ते बनेंगे, बड़ा मंदिर बनेगा, लोगों को बैठने उठने की व्यवस्था होगी, लैट्रिन बाथरूम शौचालय भी होंगे। तो इस प्रकार के वहाँ बड़ा प्रोजेक्ट पास होने से यहाँ तीर्थ यात्रियों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी और सबसे बड़ी समस्या यहाँ रहती है जाम की, ट्रैफिक जाम की, तो उस समस्या से भी निजात मिलेगी। सरकार के कार्य से सभी ब्रजवासी, सभी संत यहाँ बहुत खुश हैं। देखिए, पर दिनेश शर्मा जी, जो मंदिर के सेवायत थे उनके द्वारा लगातार विरोध किया जाता था, अभी भी उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है कि मंदिर के पैसे से कॉरिडोर का निर्माण ना हो। उसको लेकर क्योंकि आप ब्रजवासी हैं तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार अपने लिए कुछ थोड़ी कर रही है, सरकार तो जनता के लिए, ब्रजवासियों के लिए तो कर रही है। उस पैसे से सरकार के द्वारा यात्रियों को सुविधा दी जाएगी, ब्रजवासियों को सुविधा दी जाएंगी, सेवायतों को सुविधा दी जाएंगी। तो हमारा तो सरकार से ये भी अनुरोध है कि सभी को भरपूर मुआवजा मिले, जिससे कोई भी दुखी ना हो। तो देखिए, जो लोग आगे उनका कहना है कि जो बांके बिहार कॉरिडोर हो और जो इस कॉरिडोर में करीब लंबे समय से जो मांग की जा रही थी, अब देखिए वो पूरी हुई है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नितिन गौतम। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं अगर आप भी अपने
बच्चे को अकेला लिफ्ट में छोड़कर बेफिक्र हो जाते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में एक बच्चा काफी देर तक लिफ्ट में फंसा रहा क्योंकि मासूम अकेला ही लिफ्ट में चला गया था और फिर काफी देर तक अंदर ही फंसा रहा। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बाद में मेंटेनेंस स्टाफ ने लिफ्ट खोलकर बच्चे को बाहर निकाला है। अब पता ये लगा है कि लिफ्ट में तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन लिफ्ट बंद होने के बाद बच्चा समझ ही नहीं पाया कि आगे उसे करना क्या है, लिफ्ट कब रुकेगी, कैसे रुकेगी। लेकिन हम आपको ये सावधान करने के लिए, यदि आपके छोटे बच्चे हैं तो देखिए ये सीसीटीवी की तस्वीरें अंदर की दिखा रहे हैं। ये बच्चा किस तरह से परेशान है और सीसीटीवी में देखिए बोलने की कोशिश कर रहा है कि मुझे बाहर निकालो, मैं फंस गया हूँ, और इसको पता ही नहीं है कौन सा बटन दबाना है, कब लिफ्ट खुलेगी। तो ऐसे में बच्चा हैरान परेशान कि कहीं कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। और माता पिता जो अक्सर ऐसी गलती करते हैं, जो अपने सामान को उठाने के चक्कर में या फिर किसी और काम में उलझने के चक्कर में बच्चे गलती से लिफ्ट में चले जाते हैं, लिफ्ट बंद हो जाती है, तो ऐसे माता पिता को सावधान करने वाली ये तस्वीरें हैं। उधर ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल की बात करें तो यहां पर एक बहुत बड़ी चूक देखी गई है। यथार्थ हॉस्पिटल की लिफ्ट फंस गई, जिसमें करीब 30 मिनट तक अंदर लिफ्ट में मरीज और तीमारदार फंसे रहे। लिफ्ट के अंदर से किसी तीमारदार ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला और वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने आप बीती बताई कि एक नामी अस्पताल जहां की लिफ्ट का ये हाल है, जहां आधे घंटे तक लोग लिफ्ट के अंदर फंसे रहे और लिफ्ट के अंदर ना सिर्फ पेशेंट्स थे बल्कि बुजुर्ग लोग भी आप देख सकते हैं। उन लोगों को, पेशेंट्स को देखने आए अपने लोग, तीमारदार भी लिफ्ट के अंदर थे। अब आपको हम दो तस्वीरें दिखाते हैं, दोनों खबरें जरा समझिए और सावधानी बरतिए। आजकल लिफ्ट जो हाई राइज बिल्डिंग में जब आपको 20वें माले या फिर उसके ऊपर के माले में जाना होता है तो अपने बच्चों का आपको कैसे ध्यान रखना है, उसकी तस्वीर आप सबसे पहले दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा लिफ्ट में फंसा। ये तस्वीरें ये बताती हैं, समझाती हैं कि आप विशेष तौर पर अपने बच्चों का ध्यान रखें। और दूसरी तस्वीर यथार्थ हॉस्पिटल की है। नोएडा का नामी अस्पताल चर्चा में है, यहां की लिफ्ट फंस गई और आधे घंटे तक नहीं खुली। और गाजियाबाद जैसे जो खबर आई है सामने, ये परेशान करने वाली है। माता पिता को इस खबर से सबक लेने की जरूरत है। अमित राणा इस पर और जानकारी देंगे। अमित, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, बच्चा अंदर परेशान नजर आ रहा है। बच्चे ने शायद नीचे का कोई बटन दबाया लिफ्ट जाने का, लेकिन वो वहां नहीं खुली, तो बच्चे ने बीच में ही लिफ्ट का दरवाजा खोलने का प्रयास किया और वो खुल गया। तो ये बहुत बड़ी चूक, हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि बच्चे को नुकसान नहीं हुआ है। आप ये पूरी खबर विस्तार से बताएं। देखिए कंचन, आपको बताना चाहूंगा पूरा घटनाक्रम जो है इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की एक निजी सोसाइटी का है, जहां तकरीबन 8 से 10 वर्षीय एक बच्चा जो कि लिफ्ट के जरिए नीचे जा रहा था ऊपरी मंजिल से 13वीं मंजिल से, उसने कोई गलत बटन दबा दिया जिसका सीसीटीवी सामने आया और उसके बाद वो लिफ्ट जो है वो फंस गई। ऐसे में लड़का, क्योंकि लड़के ने बीच में रास्ता उतरने की कोशिश की और गेट खोल दिया, वहीं सीसीटीवी के माध्यम से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पूरी घटना को देख रहा था। बच्चे ने सीसीटीवी में इशारा भी किया कि वो फंस गया है, उसने चीखना शुरू किया, जिसके बाद मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मौके पर पहुंचा और बच्चे को सकुशल बरामद भी कर लिया, वहां से निकाल भी लिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हाई राइज बिल्डिंगों में लगातार इस बात की कवायद की जा रही है कि लिफ्ट एक्ट लाया जाए। लिफ्ट में जैसे खामियां देखने को मिलती है, हालांकि इस पूरी घटना में बच्चे की गलती सामने आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि बच्चे को भी अगर इस तरीके से हाई राइज बिल्डिंग में आप छोड़ते हैं अकेला, तो लिफ्ट में उसके लिए कहीं भी ये घातक हो सकता है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। गनीमत इस बात के लिए इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और बच्चे को सकुशल निकाल लिया गया लिफ्ट से। शुक्रिया आपका अमित राणा जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, राजनीतिक खबरें आप तक पहुंचाते हैं। अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच चल रही पहले सोशल मीडिया वॉर और फिर वो तब्दील हुई पोस्टर वॉर में, ये लगातार जारी है। अब पोस्टर वॉर आप देखिए किस तरह से दोनों के बीच चल रहा है। ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच की तनातनी लगातार जारी है। अब इस पर आपको बता देते हैं, डीएनए वॉर के बीच में लखनऊ में ये बीजेपी दफ्तर के पास एक विवादित पोस्टर चस्पा किया गया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री जिशान खान ने बीजेपी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय हजरतगंज, आईटी चौराहे और परिवर्तन चौक पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। तो डीएनए वाला विवाद, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना रिएक्शन दिया और लगातार अखिलेश यादव तो ब्रजेश पाठक पर हमलावर हैं ही, पर ब्रजेश पाठक भी
जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। संकेत मिश्रा और जानकारी देंगे। संकेत, डीएनए वॉर सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से शुरू हुआ, पोस्ट के बाद पोस्ट, वाद विवाद बढ़ता गया, अब ये पोस्टर वॉर में तब्दील हो गया है। ये ताजा पोस्टर जो ब्रजेश पाठक के लिए लगाया गया है, इसमें क्या लिखा गया है, क्या बताया जा रहा है और कैसे तंज कसा जा रहा है समाजवादी पार्टी पर? बिल्कुल, देखिए ये जो पोस्टर लगाया गया है, ये पोस्टर जीसान खान है, ये अल्पसंख्यक मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का है उसके ये प्रदेश के मंत्री हैं। इन्होंने ये पोस्टर लगाया है। राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं और इसमें इन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की हैं। और इसमें जाहिर सी बात है कि जो समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल से जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर टिप्पणी की गई थी, उसके बाद ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया और ट्विटर पर जो पोस्ट वार शुरू हुआ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और फिर अखिलेश यादव के बीच में, और उसके बाद ये पोस्टर वार शुरू हुआ। पोस्टर को लेके अलग अलग संगठनों ने ब्रजेश पाठक के पक्ष में लखनऊ में होर्डिंग्स लगाई और अब ये नई होर्डिंग सामने आई है। ये अल्पसंख्यक मोर्चे के हैं, जीसान खान है, इन्होंने ये होर्डिंग लगाई है और इसमें सीधे तौर पर कुछ आपत्तिजनक शब्द भी लिखे हैं और इसके अलावा अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। और मुद्दा वही है, ब्रजेश पाठक का के डीएनए को लेकर जो समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया से लिखा था, उसको लेकर जीसान खान ने ये पोस्टर लगाया है। और जाहिर सी बात है, इस पर वाद विवाद अब शुरू होना है, सियासत तेज होगी इस तरह के पोस्टरों से। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए संकेत मिश्रा। बढ़ते हैं आगे, गोरखपुर की खबर आपको देते हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1200 जोड़े 7 फेरे लेने जा रहे हैं और इस पर आपको ये जानकारी दे देते हैं कि खाद कारखाना परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवविवाहितों को आशीर्वाद देंगे। इस योजना के तहत अब तक जो ये 1200 जोड़े हैं, इन्हें 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। 60,000 रुपए कन्या के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। 25,000 रुपए उपहार सामग्री होगी। 15,000 रुपए भोजन और आयोजन पर खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये योजना सामाजिक समानता, गरिमा, सहायता का प्रतीक बन चुकी है। उधर बर्ड फ्लू संक्रमण की जांच के लिए कानपुर जू के 2 शेरनी इनके नमूने लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल को भेजे गए थे, लेकिन 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। मोर में हालांकि संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद 18 पक्षियों और जंगली जानवरों के सैंपल्स आगे भेजे गए। इनकी रिपोर्ट आनी बाकी है, इंतजार 7 दिन से किया जा रहा है। 13 मई से यूपी के सभी जू बंद घोषित किए गए, लेकिन अब इसे 1 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। 1 हफ्ता और बंद रहने जा रहे हैं जू। उधर प्रयागराज में बिजली चोरी और कटियामारी के खिलाफ बिजली विभाग ने एक बड़ा अभियान शुरू किया। अभियान के तहत प्रयागराज के बाजारों में चेकिंग की गई। शाहगंज लीडर रोड पर चेकिंग अभियान के दौरान चोरी की बिजली से एसी चलाते हुए पकड़े गए। 5 उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया। 48 उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर लगाए गए।